नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। मैं हूं कविता। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस नन्ही सी चिड़िया की जिसकी चहचहाहट कभी हमारे आंगन, छत और खिड़कियों में गूंजती थी, गौरैया। समय के साथ साथ हमारी जिंदगी तो आगे बढ़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं उस छोटी सी दोस्त की आवाज कम होती चली गई। इसीलिए वर्ल्ड स्पैरो डे के मौके पर आज हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान, हमारे भारतीय जनसंचार संस्थान में पढ़ने वाले कुछ छात्र छात्राएं, जिनके साथ हम जानेंगे उनको कुछ गौरैया की यादें याद हैं। क्या गौरैया उनके लिए कोई मायने रखती है और क्या हम सब मिलकर इस प्यारी सी चिड़िया को बचा सकते हैं? तो चलिए मिलवाते हैं आपको अपने मेहमानों के साथ। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवानी साहू है और मैं आईएमसी हिंदी पत्रकारिता की छात्रा हूँ। मेरा नाम दर्शना है और मैं हिंदी जर्नलिज्म की छात्रा हूँ। मेरा नाम विकास लारांश है और मैं भारतीय जनसंचार संस्थान में हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। नन्ही सी चिड़िया जिसकी हम बात करेंगे गौरैया की, क्योंकि आज गौरैया डे भी है जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें शिवानी बताएगी कि जब हम गौरैया शब्द लेते हैं तो हमारे जहन में क्या तस्वीर बनती है? गौरैया एक छोटी सी दिखने वाली चिड़िया, मतलब जो अभी हमें नहीं दिखती। मैं कस्बे से आती हूँ, मेरा घर गांव में है, तो पहले वहाँ पे दिखती थी, लेकिन अब तो वहाँ पे भी नहीं दिखती क्योंकि अब धीरे धीरे जिस प्रकार से शहरीकरण किया जा रहा है उसमें हमें वो गायब ही हो गई है। अगर बात करें हम यहाँ पे दर्शना से, तो Yes, दर्शना आपको क्या लगता है जब मैं बोलती हूँ कि गौरैया? मुझे लगता है गौरैया एक छोटी सी चिड़िया है जो पेड़ों पे ऐसे आती है फुदक फुदक के और अपने बच्चों के लिए दाना लाती है, घास लाती है, उनके लिए घर बनवाती है। मेरे लिए गौरैया वो है। विकास? छोटी सी चिड़िया जो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी लगती है। और देखा है उसको मैंने, क्योंकि मैं ग्रामीण इलाके से मेरा बचपन बीता है ग्रामीण इलाके में, तो मैंने उसे देखा है। एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया, उसे घर की चिड़िया भी कहा जाता था। मेरे जहन में वही सब यादें आ रही हैं। एक प्यारी सी चिड़िया जो अब नहीं दिखाई देती है या कम दिखाई देती है। बिल्कुल। तो मतलब आप सभी चिड़िया से रूबरू हैं क्योंकि सबने चिड़िया को उड़ते हुए इस आसमान में, इस जहां का लुत्फ उठाते हुए देखा है। तो आपने जब अपने घर के आसपास गौरैया देखी तो उस समय कैसा महसूस होता था? जब मैं छोटी थी, मुझे याद है, तब मैंने चिड़िया देखी थी, गौरैया जिसे हम बोलते हैं, कि मैंने उसे देखा था। वो ना कुछ पेड़ पे कुछ तिनके उठा रही थी और उससे वो घोंसला बना रही थी अपने बच्चों के लिए। मुझे उसकी वो छवि याद रह गई हमेशा के लिए। तो आपको पता है कि क्या भूमिका निभाती है गौरैया हमारी लाइफ में? यस मैम, गौरैया जो है ना वो हमें सिखाती है कि छोटे होने के बावजूद भी वो कितना कर सकती है। वो अपने आप में एक क्षमता लेकर पूरी चलती है। तो गौरैया हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखती है। छोटे मोटे तिनके होंगे, घास होगी, उनको लाएगी, पेड़ों पे लगा देगी, एक सजा सा देती है पेड़ को भी। वो काफी अच्छा लगता है ये देखने को। विकास, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जैसे आजकल जो गौरैया है बहुत ही कम हो गई हैं और इसी जानकारी के लिए, इसी अवेयरनेस के लिए स्पैरो डे जैसा जो दिवस है वो रखा गया है कि लोगों को जागरूक किया जाए, आपको सबसे बड़ी वजह जो है वो क्या नज़र आती है? मैम, मुझे ये लगता है स्पैरो डे मनाने से हमें लोगों को जागरूक करना है कि कैसे ये पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये हमारे फूड चेन का एक हिस्सा है, जिससे इनकी संख्या कम होती जा रही है, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है कहीं ना कहीं। और गौरैया बहुत सारे छोटे कीड़े मकोड़े खाती है। इससे खेती को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे फसलों की रक्षा होती है। स्पैरो बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ज़रूरी है। पर्यावरण के स्वास्थ्य का संकेत, एक इंडिकेटर है इन्वायरमेंट के लिए। और साथ ही ह्यूमंस के साथ में स्पैरो का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है कि लोग सुबह उठते ही चहचहाट और जो आवाज़ होती थी उनकी, एक मधुर आवाज़, तो इसी को देखते हुए हमें अवेयर करना बहुत ज़रूरी है लोगों को। और साथ ही ये ध्यान रखना है कि हमें जो कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, कंक्रीट में बदले जा रहे हैं जंगल, तो वो नहीं होने चाहिए। उनका प्राकृतिक आवास है वो बचा रहना चाहिए, जिससे कि उनकी संख्या में वृद्धि देखी जा सके। दर्शना, कभी आपने इमेजिन किया है कि आप एक घर में रह रही हैं और अचानक से जो घर है वो आपसे छीन लिया जाता है किसी भी वजह से, तो वो जो फीलिंग्स हैं वो आप महसूस कर पा रही हैं क्या? यस मैम, बिल्कुल। कि जब हमारा घर हमसे छीन लिया जाता है तो ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक गौरैया जैसे
चिड़िया को हम देखते हैं, उसका घर एक बार ख़त्म हो जाता है लेकिन वो फिर दोबारा आती है, फिर बनाती है, तो उससे हिम्मत मिलती है कि क्या हुआ, ख़त्म हो गया तो ख़त्म नहीं होता है सब कुछ। तो एक गौरिया मेरे लिए वो हिम्मत देती है कि घर ख़त्म होना नहीं, कोई बात नहीं होती, उसको दोबारा बनाओ, ख़त्म हो गया तो बार बार आती है, बार बार करती है, बार बार आती है, बार बार बनाती है। तो इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड मिलता है कि हाँ चलो, जब पक्षी होके कर सकता है तो हम इंसान होके क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और शिवानी, आपको लगता है कि जो हम जिस सृष्टि पे आए हैं उस प्रकृति ने हमें, हर एक इंसान की, जानवर की, पशु पक्षी की अलग अलग भूमिका है इस पर्यावरण में, पर जैसे आजकल जो हम पर्यावरण का हिसाब देख रहे हैं, बहुत गर्मी बहुत जल्दी आ रही है, सर्दियाँ पड़ नहीं रही हैं, पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं, कुछ लगता है कि इस वजह से आगे चल के क्या होगा, कुछ ऐसी कमी या कुछ भय महसूस होता है क्या? जैसे मैम मैं कहना चाहूँगी, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि बाघ, हाथी या फिर कोई और बड़ा जानवर मरता है तो उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन जैसे छोटे जानवर हो गए हैं उनके मरने पे हमें कतई दुख नहीं होता है। जैसे इसमें चिड़िया, मेढक, चूहा हो गए, लेकिन उनका भी जितना हमारा महत्वपूर्ण है इस पृथ्वी पे रहना, इस सृष्टि पे रहना, उनका भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उनका भी उतना अधिकार है इस धरती पे रहने का। तो हम कोई नहीं है कि उनका अधिकार छीन सके। तो अगर आपको अपने एंड से कुछ करना हो तो मतलब आपको क्या लगता है कि आप इस पर्यावरण को बचाने के लिए, गौरैया को बचाने के लिए क्या करोगे? मैं कहना चाहूँगा कि सबको अपने अपने घरों पे खुद से घोंसले बनाने चाहिए, और पीने के लिए पक्षियों के लिए पानी वगैरह, इस तरीके के कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ सोचने चाहिए। और उसी तरीके से मैं भी सोचता हूँ कि, और बना के भी रखा हुआ है मैंने एक घोंसला टाइप से, और पानी भी रखते हैं पक्षियों के लिए। तो मेरे को लगता है सबको ये करना चाहिए, जैसे कि उन्हें अब कंक्रीट के जो घर बने हुए हैं वहाँ पे उनके लिए एक छोटा सा आवास जैसा कुछ व्यवस्था टाइप की बन सके। और अगर चिड़िया बोल सकती होती तो आपको क्या लगता है वो क्या कह रही होती इस वक्त? वो मैम, मुझे लगता है वो कह रही होती कि मुझे मेरा घर दे दो रहने के लिए, मुझे खाना दे दो, पानी दे दो, या फिर मेरे बच्चों की देखभाल कर लो, यही सब वो कह रही होती अगर बिल्कुल। चिड़िया। तो कहीं ना कहीं जैसे हम अपने इस घर परिवार से प्यार करते हैं, वैसे ही गौरैया भी जो है वो बहुत ज़्यादा अपने उस घर परिवार, उस पर्यावरण से प्यार करती है। तो आपका कोई संदेश है जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें? मैं इतना कहना चाहूँगी कि हम जितना हो सके उतना जागरूक रहें, पक्षियों के लिए चीज़ें कर सकें, जैसा कि विकास जी ने कहा कि वो करते हैं घोंसला, मतलब आजकल तो रेडीमेड भी बन के आती हैं, तो आप उनको अपनी छत पे लगा सकते हैं, पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी आप बता सकते हैं चीज़ें, कि उनको भी जागरूक कर सकते हैं, और आप कैंपेन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप पक्षियों को बचा सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कहा था कि जैसे हमारा इस पृथ्वी पे रहने का हक है, उनका भी है। बिल्कुल। तो ये पर्यावरण हम सबका है और इस पर अधिकार भी हम सबका है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो कोई पशु पक्षी है। तो क्या आप स्पैरो को बचाएंगे आज से ही? जी Yes, बिल्कुल मैम। और दूसरों को भी जागरूक करेंगे? जी बिल्कुल। तो आप सभी जो हमारे स्टूडियो में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक थैंक यू यू। मैम। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आजा रे। चलिए, यहाँ तो हमने अपने स्टूडेंट्स की राय जान ली, लेकिन अब हम आपको मिलवाते हैं इको रूट्स फाउंडेशन के फाउंडर, जो कि बहुत लंबे समय से स्पैरो के लिए काम कर रहे हैं, मिस्टर राकेश खत्री। क्या कहते हैं वो गौरैया को लेकर, आइए सुनते हैं। मेरा नाम राकेश खत्री है और एक इको रूट फाउंडेशन करके एक अपनी संस्था चलाता हूं जो बच्चों के साथ काम करती है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है कि मैं किस तरीके से तिनकों से घोंसलों के सफ़र तक के अंदर सक्सेस हुआ जाके, और मैंने कैसे शुरुआत करी। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं चांदनी चौक में रहा करता था। हमारा 3 मंजिली मकान था, यानी कि 3 फ्लोर का। उसमें जो ऊपर छत का पोर्शन था उसके अंदर एक टीन की शेड लगी थी, इसमें बहुत सारी गौरैया रहती थी। और मेरे जो घर के बुजुर्ग थे उनको शुरू से, बचपन से शायद ये आदत थी, उन्होंने दीवारों के अंदर से कुछ ईंटें, ब्रिक्स निकाल के रखी हुई थी कि चिड़िया उसके अंदर अपना घर बना सके। तो मेरा प्रिय शक्ल क्या होता था, स्कूल से आने के बाद सीधा छत पे भागता था, जहाँ मैंने एक टोकरी, अनाज के दाने और एक रस्सी और एक डंडी रखी हुई थी। उस टोकरी को मैं डंडी के सहारे इस तरीके से खड़ा करके उसमें दाने डाल के रस्सी बांध के दूर बैठ जाता था। जैसे ही उसमें चिड़िया दाना खाने आती थी, मैं डंडी खींच देता था, चिड़िया बंद हो जाती थी।
हाथ डाल के उस चिड़िया को पकड़ता था, रंग लगाता था और उड़ा दिया करता था। अब जब वो चिड़िया उड़ जाया करती तो हम ये देखते थे कि चिड़िया कब वापस आएगी, क्योंकि उसका तो घोंसला होता था, वो बेचारी वापस आती थी। और जब रंग लगा के मैं नीचे जाता था तो मेरे मम्मी पापा मुझे दोनों पकड़ के कान से और रंग लगाया करते थे। वो मुझे आज तक याद है और मुझे लगता था कि मैं एक गलत काम कर रहा हूँ जो नेचर के खिलाफ है, इसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था, उन्होंने मुझे सज़ा की बजाय ये ब्लेसिंग दी कि उस चिड़िया को वापस लाने के लिए मैं काम करूँ। और जिसकी शुरुआत मैंने बचपन में करी थी, फिर बीच में एक ऐसा दौर आया जब हम लोग वहाँ से शिफ्ट कर गए और जिस अर्बन कॉलोनी में गए वहाँ एक घोंसला नहीं दिखाई देता था। ये पूरा का पूरा वृतांत ही ऐसे चलता है कि समझ में नहीं आता था घोंसले कहाँ गायब हो गए। पेड़ कटते जा रहे थे, बिल्डिंगें बनती जा रही थी, कहीं घोंसला नहीं दिखता था चिड़िया का। तो बड़ी हैरानी होती थी कि आप घोंसला कहाँ देखें। तो हम लोगों ने, कुछ दोस्तों ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया। साउथ का नारियल आना शुरू हुआ था, हरा वाला, उस टाइम ये 80-82 का दौर है। तो हमने उन नारियल को लिया, उनको खाली करा, उसमें अखबार डाला, उसके ऊपर फेविकोल लगा के कूलर की घास लगा दी और पेड़ों पे लगा दिया। हमें लगा हमने अपनी ज़िंदगी का सबसे सफल काम किया है एक इंजीनियर के नाते कि हमने घोंसला लगा दिया, इसमें चिड़िया आ जाएगी। लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई कि तो लोग अपने हाथ का लगाया हुआ घोंसला है, ये चिड़िया तो अपना घोंसला खुद बनाती है, आपके घोंसले में क्यों आएगी। बड़ी दिल पे लगती थी बात और हुआ वही अल्टीमेटली। 40 घोंसले लगाए थे। जब फाइनली एक दिन उनको ढूंढना शुरू करा तो 38 में कुछ नहीं था। एक के अंदर बुलबुल के 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो दिल को दिलासा हुई। फिर जब उस एरिया से हम लोग शिफ्ट कर गए तो हम लोग मयूर विहार नोएडा के पास चले गए और वहाँ एक ग्रेन की बहुत बड़ी मार्केट थी। तो हम लोग तब तक बैम्बू स्टिक से अपने नेस्ट बनाने लगे थे R&D करके। तो हमने सोचा क्यों ना नेस्ट यहाँ लगाए जाएं, यहाँ चिड़िया बहुत है और खूब तादाद में आएगी। तो हम लोगों ने 20 नेस्ट जो थे वो बनाए और लेके चले गए और एक घर के आगे हमने एक नेस्ट लगाया और 19 हमने वहाँ रख दिए कि इसको बाद में लगाएंगे। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन भी बीत गया, लेकिन कोई चिड़िया नहीं आई और बड़ा दुख हो रहा था मन में। मैं घर लौट के आया 3rd डे, तो 4th डे जब मैं सुबह जाने लगा तो घर वालों ने पूछा आ गई चिड़िया। तो मैंने कहा अगर आज नहीं आई तो मैं वो घोंसला उखाड़ के वापस ले आऊँगा और आज के बाद घोंसले का काम बंद कर देंगे। लेकिन जब पहुंचे तो मैंने कैमरा लगा दिया वहां जाके और देखा 11-11:15 के करीब एक मेल स्पैरो उड़ती हुई आई, उसमें आके बैठा। वो उसने पूरा उसका मुआयना करा और फ्लाई बैक कर गया। थोड़ी देर बाद वो अपनी फीमेल को लेके आया। उन लोगों ने उसको खूब अच्छे तरीके से देखा, जैसे हम लोग मकान खरीदने जाते हैं या दुकान पे सामान खरीदते हैं तो हम देखते हैं इसकी वक्त कैसा है, अच्छा चलेगा नहीं चलेगा। और उसके बाद उन्होंने 2 तिनके उठा के उसमें रखे और वो फ्लाई बैक कर गया। तो हमें लगा ये घोंसला अब परफेक्ट इनका हो गया, इन्होंने ले लिया ये। और उसके 2 मिनट के बाद ही वो जो 19 घोंसले रखे थे वो आसपास के सब लोग उठा के ले गए कि अपने घर लगाएंगे। 3 दिन बाद जब मैं वहाँ गया तो मैंने जाके देखा कि सारे के सारे घोंसलों के अंदर स्पैरो ने अपना घर बना लिया था। तो ये एक जिंदगी का छोटा सा टर्निंग पॉइंट था। उसके अलावा क्या था कि जब मैं दिल्ली में चीफ मिनिस्टर के साथ काम करता था तो उनके घर में एक नेचर ट्रेल थी जहाँ बच्चे पढ़ने आया करते थे। तो वहाँ उनको घोंसला बनाना सिखाते थे और घोंसले लेके मैं गड़ी मांडू, एक जंगल था अर्बन वजीराबाद के पास, वहाँ चला जाता था तो वहाँ लगाया करता था। तो वहाँ जाके जब मैं घोंसले लगाता था, रोज जाता था, तो एक बूढ़े से माली थे, वो रोज मुझे देखते थे कि ये क्या करता है। एक दिन उन्होंने मुझे रोका, बोले इधर आओ। मैं उनके पास गया, बोले बैठो इधर, ये क्या करते हो। मैंने कहा मैं घोंसले लगाता हूँ चिड़ियों के। कहने लगे अच्छा। तो उन्होंने अपनी जेब में से मुझे कुछ निकाल के दिया जो मैंने अपने हाथ पे लिया। तो देखा कि एक 100 रुपीज़ का नोट और एक 1 रुपये का कॉइन था। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बरकत है, तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया, तो तुम्हारे पास कभी काम की कमी नहीं रहेगी, तुम इस काम को करते रहना। तो मुझे ये लगा कि वो खुदा का भेजा कोई नुमाइंदा है जो मुझे एक दिशा दिखा रहा है, और वाकई में वही हुआ। 2008 के अंदर जो शुरुआत हुई थी तिनकों की, जो घोंसले बनाने की, वो करते करते आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मुझे लगता है इससे बड़ी अचीवमेंट और कोई नहीं हो सकती। मुझे लगता है जब से मैंने बच्चों के साथ शुरू करा है, मोटिवेशन वहाँ से मिलती है। बड़ा अच्छा लगता है जब वो अपने हाथ से घोंसला बनाते हैं। और मेरी वर्कशॉप की सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि 3 जनरेशन बैठती हैं, वो बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं और उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। और इससे मुकद्दस और क्या चीज़ हो सकती है एक घोंसले को। और घोंसला वाकई में उत्पत्ति की निशानी है, उसमें से एक नया जीवन निकलता है और वो जाके प्रकृति में मिलता है और प्रकृति को आगे बढ़ाता है। तो मुझे लगता है मेरा मोटिवेशन वो बच्चे हैं, इसीलिए मैंने इको रूट फाउंडेशन बनाई थी उन बच्चों के लिए। और दूसरा जो मेरा मंत्र है लाइफ का, वो सबसे बड़ा मंत्र ये है कि घोंसला लगाते रहिए और सामने वाले का हौसला बढ़ाते रहिए कि वो भी एक घोंसला लगाए। क्यों नहीं करते लोग भाई? आप सद्भावना रखिए ना, पेड़ों से रखिए, पक्षियों से रखिए, इन सब चीज़ों से रखिए। आप क्यों नहीं रखते सद्भावना? इनको भी तो जरूरत है हमारी। ये अपने आप तो पानी भर के ला नहीं सकते। लोग पानी का बर्तन चिड़िया का रख देते हैं, लेकिन कभी पानी भरना उसमें याद नहीं रखते। दाना उनके लिए एक दिन डाल देते हैं तो उनको लगता है बहुत पुण्य का काम कर दिया उन्होंने, अब तो हेवन में सीट पक्की हो गई अपनी। ऐसा नहीं है।
हमें सद्भावना इनके संग रखनी ज़्यादा जरूरी है। इंसान तो फिर भी अपने दोनों हाथों से, दिमाग से, शरीर से काम करता है। ये बेचारे तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम इनके ऊपर सद्भावना नहीं रख, सद्भावना ये नहीं कि उन पर दया करिए, दया मत करिए, आप उनको इक्वलिटी, उनका जो राइट है वो दीजिए। आप पूर्वजों ने हमें इतना सुंदर फॉग दिया था, हमने इनको स्मॉग दिया। अगर ये अब नहीं समझे तो ये आगे क्या देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी इन दिनों में डेवलप हुई है कि हमारी वर्कशॉप में यंग पेरेंट्स बहुत आते हैं अपने बच्चों को लेके। तो यंगस्टर अब जाग गया है इस चीज़ को लेके। अगर वो पॉलिटिक्स में कूदता है या बाकी काम करता है तो उसको एनवायरनमेंट के प्रति ये काम जरूर करने चाहिए। वही लोग सही मैसेंजर हैं। अपने से नीचे वालों को सिखाएं, जो छोटे बच्चे हैं उनको सिखाएं, खुद भी समझें। और ये लोग समझ रहे हैं। अब अगर यंगस्टर नहीं समझा अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल होगा। हम जैसे लोग तो अब लौटने की कगार पे हैं वापस। लेकिन इन लोगों के पास अगर रहेगा ये समझाने का तरीका तो इनको तो समझना चाहिए। समेटने सहेजने का विज्ञान है ये पूरा। ये एक बार समझ गए तो ये अपने आगे की जनरेशन को बहुत सुधार सकते हैं, वरना खुदा मालिक। तो श्रोताओं, आज की इस खास बातचीत में इन स्टूडेंट्स ने हमें याद दिलाया कि गौरैया सिर्फ एक चिड़िया नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण का अहम हिस्सा है। अगर हम अपने घरों की बालकनी या छत पर थोड़ा सा दाना पानी रखें, छोटे छोटे घोंसलों की जगह बनाएं तो शायद फिर से हमारे आसपास वही चहचहाहट सुनाई दे सकती है। तो याद रखिए, प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती देख पाएंगी। इस कड़ी में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। यारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया, अंगना में फिर आ जा रे। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM